नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। देखिए, इस पाठ्य योजना को लेकर ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने इसको आज बनाया। और इसको हर कक्षा के अंतर्गत भी आप इसको बना सकते हो। अगर किसी कक्षा के अंतर्गत ये पाठ चलता है तो वैसे स्पेशली ये बनाया गया है कक्षा 8 के अंतर्गत। ठीक है, ये कक्षा 8 की पाठ्य योजना है जिसका प्रकरण है लाख की चूड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित पाठ्य योजना है। मैं ये कहूँ तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी, तो इसलिए मैंने आज बनाया। स्पेशली सभी देख लेना है ना इसको। और इस प्रकार से इसको पढ़ाया जा सकता है कि आप है ना मतलब पाठ्य योजना को बहुत रुचिकर बना सकते हैं। जिसमें अगर बात करें, देखिए सामान्य फॉर्मेलिटी है वो तो आप सबको पता ही होता है, जिसपे आप ब्लैक बोर्ड स्किल या फिर श्यामपट्ट कौशल कहते हैं, जिसमें विद्यालय का नाम पहले लिखना होता है, उसके बाद के कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी सभी अपने अपने अनुसार जिस भी दिनांक के अनुसार पढ़ा रहे हो, जिस दिन के अंतर्गत पढ़ा रहे हो, वो सभी अपने अपने अनुसार लिखते रहना। रही बात प्रकरण की, तो प्रकरण का नाम आपको हर पाठ्य योजना में मैं बताता हूँ कि प्रकरण का नाम आपको प्रस्तावना जब होती है उसके बाद जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं तो उद्देश्य कथन बोलते समय ही आप यहाँ पे प्रकरण का नाम लिखते हो, उससे पहले नहीं लिखते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम उद्देश्य से संबंधित। तो हम पहले बात करेंगे सामान्य उद्देश्य, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे कैसे विषय से संबंधित होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य की तो बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण, टॉपिक या आप शीर्षक जो भी कह सकते हैं उससे संबंधित होते हैं। ठीक है, आज का हमारा विषय हिंदी गद्य। तो हिंदी गद्य से संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे, जिसमें देख पा रहे होंगे आप, पहला छात्रों में हिंदी गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, दूसरा है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में गद्य माध्यम से मातृभाषा से जोड़ना। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखित गद्य खंडों का भाव अनुगुण का विराम चिन्हों का पढ़ने संबंधी योग्यताओं का निर्माण करना। एवं अंतिम है चारों कौशलों का विकास करना। ये सभी उद्देश्य कैसे उद्देश्य होंगे? हमारे सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे विषय से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करें विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये हमारे प्रकरण से संबंधित, शीर्षक से संबंधित या अपने टॉपिक से संबंधित हैं। जिसमें पहला देखिए, छात्र लाख की चूड़ियाँ विषय को समझ सकेंगे। क्या है? समझ पाएंगे इस विषय की। लाख की चूड़ियाँ नामक आज की हमारी स्टोरी है वो क्या है? लाख यानी पाठ, छात्र पाठ में आए नए शब्दों का ज्ञान कर पाएंगे। यानी पाठ में जो भी नए नए शब्द आते हैं उनका बच्चा क्या है अपने अंतर्गत उसको क्या है ज्ञान का अर्जन कर पाएगा। ठीक है, वैसे बच्चों के माइंड में बहुत से शब्द होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों का और प्रयोग इस पाठ्य योजना के अंतर्गत होता है, तो बच्चे उस नए नए शब्दों का भी ज्ञान करते हैं। अंतिम देखिए, छात्र कहानी को समझकर अपने उसके सकारात्मक पहलू को जीवन में अपनाएंगे। देखिए, ये लाख की चूड़ियाँ नामक जो स्टोरी है या कहानी है, इसको पढ़ने के बाद छात्र क्या है उसके सकारात्मक जो भी पहलू हैं उनको अपनाने का प्रयास करता है। जिसमें देखिए, आगे बात करते हैं अगले सोपान की, जो कि है सहायक सामग्री। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायता रूप में जो चीज़ें काम आती है वो सभी सहायक रूप में सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे आप टीचिंग एड भी कहते हो, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, संकेतक हो गया, लपेट फलक हो गया, चार्ट चित्र वगैरह। ये अगर आप प्रयोग में लेते हो चार्ट चित्रों का तो आप लिख सकते हो, नहीं ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनको आप उठा सकते हो। उसके बाद बात करें अगले सोपान की, जो कि है पूर्व ज्ञान। देखिए, अगर पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो पूर्व ज्ञान आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सभी छात्र लाख की चूड़ियाँ विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो बच्चा इस कक्षा के अंतर्गत है तो इसके बारे में सामान्य जानकारी रखता है। हालांकि अभी जैसे अपनी परिवार के अंतर्गत महिलाएं होती है वो लाख की चूड़ियाँ, फिर ये जैसे कांच की चूड़ियाँ इत्यादि पहनती है, तो बच्चों को इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहता ही है। बच्चे को पूर्व नॉलेज है तो बच्चे के सामने हम अगला बिंदु रखते हैं या अगला सोपान रखते हैं, जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों के द्वारा उनका उत्तर दिया जाता है। जिसमें पहले प्रश्नों की अगर बात करें तो बच्चों हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे आराम से उत्तर दे देते हैं भारत में। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। तीसरे अगर प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में महिलाएं हाथ में क्या पहनती है, तो कंगन भी पहनती है, चूड़ियाँ भी पहनती है, कड़ी भी पहनती है और भी चीज़ पहनती है, तो फिर बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा, चूड़ियाँ किसकी बनी होती है, तो लाख की भी बनी होती है, कांच की भी बनी होती है, तो बच्चा अपने अनुसार उत्तर देता है।
5वें प्रश्न की अगर बात करें तो लाख की चूड़ियाँ कहानी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे के द्वारा जब संभावित उत्तर दिया जाता है, हालांकि लाख की चूड़ियों के विषय में तो बच्चा सामान्य जानता है, लेकिन लाख की चूड़ियाँ नामक आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चा इसके विषय में संभावित बात है कि नहीं जानता होगा, क्योंकि ये विषय हम नवीन पढ़ रहे हैं। तो बच्चा इसमें जितना जानता है उसके बारे में बताता है, और जहाँ पर बच्चा नहीं जानता वहाँ समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु या अगला सोपान रखा जाता है, जो कि है उद्देश्य कथन। और स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई थी, आप जब उद्देश्य कथन करते हो तो तब ब्लैक बोर्ड पर जो प्रकरण का नाम खाली रखा होता है वो तब प्रकरण, यानी यहाँ पे आप उद्देश्य कथन बोलते भी हो और प्रकरण पर नाम भी लिखते हो, कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पर। तो प्रिय छात्रों, आज हम लाख की चूड़ियाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, और ऐसे कहते हुए छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख देता है प्रकरण का। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, जिसमें अगला बिंदु है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुति में सभी बच्चों के साथ छात्र अध्यापक ये व्यवहार करता है कि सभी को सूचित किया जाता है कि लाख की चूड़ियाँ जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ्य वस्तु को या फिर उस पाठ को आप खोल लीजिए, और बच्चे उस पाठ को खोलते हैं और सभी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है। दूसरा है आदर्श वाचन। इसमें क्या होता है, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। यह विशेष ध्यान रखें कि आदर्श वाचन हमेशा छात्र अध्यापक द्वारा या अध्यापिका द्वारा ही किया जाता है, जिसमें छात्र अध्यापक पाठ को पढ़ता है, लेकिन पढ़ते समय के स्तर का, यति गति का, आरोह अवरोह का, शुद्धता स्पष्टता का विशेष ध्यान रखता है और आदर्श वाचन करता है। बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और विषय वस्तु का क्या है, बच्चे लेखन है जो वो पढ़ते हैं, विषय वस्तु बोलते हैं। अगला सोपान है अनुकरण वाचन। इसमें अनुकरण वाचन में क्या होता है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि बच्चों आज हम जो विषय वस्तु हमने पढ़ी है, ठीक है, छात्र अध्यापक आदर्श वाचन के रूप में पढ़ा चुका है, उसको छात्र अध्यापक ये चाहता है कि बच्चे भी उस विषय वस्तु को पढ़े, लेकिन विशेष ध्यान रखें शुद्धता स्पष्टता यति गति आरोह अवरोह का इत्यादि होगा, ध्यान रखते हुए बच्चा भी इस चीज़ को पढ़े और बच्चे अनुकरण करते हैं, यानी उस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है। आगे देखिए अशुद्धि संशोधन। इसमें क्या होता है कि जो शब्दों को छात्र अध्यापक जब पढ़ा देता है तो बच्चे उस चीज़ को पढ़ तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ हो जाती है। उन अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण करने के लिए छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड की सहायता से उन अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण करता है, जिसे ही आप अशुद्धि संशोधन कहते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है, इसमें अशुद्ध शब्दों का शुद्धि यहाँ पे लिखा गया, और ये जो किया गया है मैंने एरो भी दे रखा है, ये शामपट कार्य या फिर शामपट सारांश जिसे आप कहते हो उसमें लिखा जाता है, एरो के माध्यम से समझ सकते हो। ये चीज़ें आपको यहाँ पे शामपट माध्यम से लिखनी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप बताते हैं, छात्राध्यापक बताता है, वो ब्लैक माध्यम से बताता है, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या करना है, ब्लैक शीट चिपका के वहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, जो कि है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में क्या होता है कि यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों के जो भी कठिन शब्द हैं पाठ में, उन कठिन शब्दों का निवारण यानी उसका अर्थ स्पष्ट बताया जाता है, ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझे और अपनी उत्तर पुस्तिका में उस चीज़ को लिखते रहें। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा बताया जाता है, और ये शामपट सारांश के अंतर्गत ही लिखा जाता है। ये एरो मैंने यहाँ पे दे रखा है, लेकिन देख सकते हो ये भी चीज़ें आपको क्या है, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से छात्र अध्यापक समझाता है, तो ये भी आपको ब्लैक शीट पर चिपकानी है गृह कार्य के रूप में। देख पा रहे होंगे इन सभी शब्दों को। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं मौन वाचन। मौन वाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि आप सभी बच्चे एक बार शांत रहते हो, विषय वस्तु जो पढ़ाई गई है उसको दोबारा से पढ़े और शांत रहते हुए पढ़े, और छात्र अध्यापक स्वयं क्या है, मौन वाचन करवाते हुए स्वयं कक्षा का निरीक्षण करता है, और सभी बच्चे क्या है, मौन वाचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये देखता रहता है। अगले बिंदु की अगर बात करें तो ये बोध प्रश्न एवं पुनरावर्त प्रश्न जिसे हम कहते हैं, वो छात्र अध्यापक करता है। ये इसलिए करता है कि बच्चे को सभी विषय वस्तु पढ़ा दी गई है, पढ़ाने के बाद बच्चा कितना समझ पाया ये जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं वो बोध प्रश्न कहलाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, लाख की चूड़ियाँ कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो बदलू मामा एवं एक बालक होता है। दूसरा देखिए, इस कहानी में किस व्यवसाय की चर्चा की गई है, तो लाख की चूड़ियाँ बनाने यानी जिसे आप मनिहार कहते हैं उसकी चर्चा की गई। तीसरा प्रश्न देखिए, लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक कौन है, तो कामता दास है। सहज का अर्थ क्या बताया गया है, तो सहज का अपने काठिन्य निवारण में बताया, सहज का होता है सरल। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्नों पर आते हैं। इसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चों से प्रश्न करता है कि आपने स्टार्ट से एंड तक विषय वस्तु पढ़ लिया। पूरे पाठ में से बच्चे का मूल्यांकन भी किया जाता है कि बच्चे का
इसमें मुख्य रूप से आकलन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे से, जिसमें बच्चे का आकलन करना होता है। जिसमें पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बदलू मामा बच्चों को किसकी गोलियां बनाकर देते हैं, तो कांच की गोलियां बनाकर देते हैं। दूसरा देखिए, बदलू व्यवसाय में किस जाति का था, तो मनिहार जाति का। तीसरा प्रश्न देखिए, बालक बहुत दिनों बाद गांव क्यों वापस आता है, तो पिता की बदली होने के कारण वापस गांव आता है। बालक दुखी क्यों था, तो बालक लाख की चूड़ियों के व्यवसाय खत्म होने के कारण, जब वो लाख की चूड़ियों का जो व्यवसाय करते थे वो खत्म हो गया था, तो उसकी वजह से वो दुखी था। शहरों की औरतें चूड़ियाँ क्यों पहनती है, तो उनकी कलाई बहुत नाजुक होती है, तो वो अच्छी लगती है, ये पाठ के अनुसार बताया गया उत्तर है, जिसमें बच्चे इजीली बताते हैं। उसके बाद आते हैं हम अंतिम सोपान पर, जो कि है गृह कार्य, जिसे आप होमवर्क भी कहते हैं। गृह कार्य बच्चों को देने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चा जो भी विषय वस्तु पढ़ चुका है उसका दोहरान कर सके, उसका रिवीजन कर सके। और दूसरी बात यह है, बच्चों की चिंतन शक्ति का भी विकास हो सके, इसलिए प्रश्न दिया जाता है। प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, लाख की चूड़ियाँ, इस कहानी के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिली है, संक्षेप में लिख कर लेके आएं। तो बच्चा इस कहानी को पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ अपने मन में ऐसी चीज़ धारण की होगी कि हाँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद मेरे को ये समझ में आए कि अपने को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी बच्चा अपने अनुसार जो भी अब तक ज्ञान किया है इस विषय वस्तु को आधार मानकर, वो अपने शब्दों के अनुसार यहाँ पे उत्तर पुस्तिका में ये चीज़ें लिख कर लेके आता है, जो कि छात्र अध्यापक नेक्स्ट डे चेक करता है। तो ये सभी बच्चे अपने अपने स्तर के अनुसार लिख के लेके आते हैं, इसलिए वहाँ पे बच्चों की चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, ये थी पाठ्य योजना लाख की चूड़ियाँ, जो कि बहुत चर्चित पाठ्य योजना थी। इसमें बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट भी चली थी, इसलिए थोड़ा मौका नहीं मिल रहा था, तो इसलिए आज मैंने बना के अपलोड कर दी है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको इजीली देख सकते हैं, और स्पष्ट रूप से आप किस प्रकार इसको पढ़ा सकते हो, किस प्रकार बना सकते हो, वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ के बताने का प्रयास किया है। फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो आप हमारे को कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी पीडीएफ की लिंक थोड़ी देर बाद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावल एजुकेशन ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किसी बच्चे को कोई लेसन प्लान की आवश्यकता हो, या फिर अन्य चाहे विषय आपका कोई सा भी रहा हो, चाहे सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता हो, ठीक है, जैसी भी बीएड से संबंधित जो भी सामग्रियों की आवश्यकता है, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको मांगी गई विषय वस्तु जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाए हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।